लेसन नंबर जो 1 भोजन और मानव स्वास्थ्य, उसका पार्ट नंबर 3 खनिज कुपोषण पढ़ेंगे। खनिज कुपोषण, मिनरल मेल न्यूट्रिशन। पीछे के हमने 2 पार्ट पढ़े। यदि आपने इसको नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन पहले वाले 2 वीडियो को देख सकते हो। तो यहां हम पढ़ते हैं खनिज कुपोषण। तो खनिज कुपोषण क्या है, इसके बारे में हम समझें। तो कुपोषण जो हमने पढ़ा, प्रोटीन कुपोषण, विटामिन कुपोषण, इसी प्रकार से हमारे भोजन में खनिजों का भी एक विशेष महत्व होता है। यदि हमें भोजन में खनिज पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं या उनकी कमी हो जाती है तो एक प्रकार से होने वाला जो रोग है वो खनिज कुपोषण कहलाता है। अर्थात जैसे कई प्रकार के खनिज हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, उनमें हम बात करें तो जैसे लौह तत्व है। लौह तत्व एक प्रकार से हमारे रक्त का निर्माण करने में, यानी रक्त में जो शोषणीय वर्णक होता है, इसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, उनका निर्माण करने में क्या होता है, सहायक होता है, जिससे कि एक प्रकार से हमारे शरीर में रक्त की मात्रा बनी होती है। इसी प्रकार से साधारण रूप से जो नमक है उसमें सोडियम खनिज लवण पाया जाता है, वो भी हमारे शरीर को एक प्रकार से महत्वपूर्ण रूप से कार्य करवाने के लिए सहायक होते हैं। तो आज हम कुछ खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। यहां हम पहले नंबर पर देखें तो फास्फोरस। फास्फोरस जो है वो खनिज हमें किस स्रोतों से प्राप्त होता है? फास्फोरस जो है ये हमें जैसे यकृत, वृक्क, बाजरा है, बाजरा में हमें फास्फोरस जो है वो एक प्रकार से प्रमुख रूप से मिलता है। रागी है, सूखे मेवे, दूध, इनमें ये खनिज पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इस प्रकार के भोजन को हम जब ग्रहण करते हैं तो फास्फोरस जो तत्व है हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में जाता है और अपने जो कार्य है वो संपन्न करता है, जिससे कि उससे संबंधित हमारे शरीर में किसी प्रकार की बीमारी अर्थात किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। जैसे इसके हम कार्य की बात करें तो ये जो फास्फोरस होता है ये कैल्शियम के साथ मिलकर, यानी कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों संयुक्त रूप से हमारी जो हड्डियां हैं उनको मजबूती प्रदान करते हैं, क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम का होना आवश्यक है। तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों एक प्रकार से हमारी हड्डियों को क्या करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं और साथ ही दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से हम पढ़ें 2 नंबर पर सोडियम तत्व। सोडियम हमें किससे प्राप्त होता है? जैसे सामान्य नमक, नमक से हमें सोडियम प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जैसे मछली है, मांस है, अंडे, दूध, इनसे हमें सोडियम प्राप्त होता है। ये सोडियम हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, यानी हमारे शरीर को जब सोडियम नहीं मिलता है तो इससे कौन सा कार्य प्रभावित होगा, ये शरीर के लिए कौन सा आवश्यक कार्य करता है? तो देखो ये मांसपेशियों में संकुचन करता है। जो हमारे शरीर में मांसपेशियां होती है उनमें संकुचन करने का कार्य कौन करता है? सोडियम करता है। साथ ही तंत्रिका आवेग संचरण, तंत्रिका आवेग संचरण यानी तंत्रिका कोशिकाएं हमारी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। जब ये मस्तिष्क तक पहुंचाती है तो तंत्रिकाएं
एक आवेग का संचरण करती हुई उन सूचनाओं को, उन संवेदनाओं को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है। लेकिन उस तंत्रिकाओं में आवेग का संचरण कौन करता है? तो इसके लिए महत्वपूर्ण हम बात करें तो ये सोडियम है, ये तंत्रिका आवेग का क्या करता है? संचरण करता है। साथ ही शरीर का विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस, शरीर का जो विद्युत अपघटन है वो करने में सहायक है सोडियम। और साथ ही साथ हमारा जो बैलेंस है, संतुलन बनाए रखने का काम भी सोडियम करता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, लिखिए। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हो, या सोडियम के कोई 2 कार्य लिखिए, तो इस तरह से आप इसके कार्य बता सकते हो। सोडियम एक ऐसा खनिज तत्व है जिसके एक प्रकार से ये कार्य है, जैसे मांसपेशियों में संकुचन है, तंत्रिका आवेग संचरण है, शरीर का विद्युत अपघटन है, या ये शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। तीसरे नंबर पर हम पढ़े पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जो हमें किन स्रोतों से प्राप्त होता है? सभी खाद्य पदार्थों से। यहां आपको अलग से कुछ याद नहीं करना है। जो भी आप खाद्य पदार्थ लेते हैं, भोजन के रूप में जो भी हम खाते हैं, उन सभी पदार्थों से हमें कौन सा खनिज तत्व प्राप्त होता है? पोटेशियम खनिज तत्व प्राप्त होता है। साथ इसके कार्य यदि आपको पूछे जाए तो आप जो सोडियम के जो कार्य आपने याद किए हैं, यानी सोडियम तत्व के जो हमारे शरीर में कार्य हैं, वो कार्य ही पोटेशियम तत्व के हैं। मांसपेशियों में संकुचन, तंत्रिका आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, शरीर का संतुलन बनाए रखना, ये किस खनिज तत्व का कार्य है? पोटेशियम खनिज तत्व का कार्य है। 4 नंबर पर हम पढ़े कैल्शियम। कैल्शियम के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? यानी कैल्शियम जो खनिज तत्व है हमारे शरीर के लिए, जिससे हमने बात की कि ये हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, साथ ही ये दांतों को मजबूती प्रदान करता है, हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत रहती है। यदि मान लीजिए कैल्शियम की हमारे भोजन में कमी है तो हमारी जो हड्डियां हैं वो एक भंगुर प्रकृति की हो जाएगी, एक प्रकार से उसकी दृढ़ता, मजबूती है वो खत्म हो जाएगी। तो कैल्शियम हमें कौन से स्रोतों से प्राप्त होता है? दूध। शाकाहारी प्राणियों के लिए एक प्रकार से महत्वपूर्ण रूप से कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या माना गया है? दूध माना गया है। हरी सब्जियां हमें खानी चाहिए कैल्शियम को प्राप्त करने के लिए। अंडे आदि का सेवन हमें करना चाहिए कैल्शियम को प्राप्त करने के लिए। तो कैल्शियम हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये हमारे शरीर में हड्डियों को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। दूध से, अंडे से, हरी सब्जियों से, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम प्राप्त होता है। तो इसके कार्य अभी हमने सीखे। यानी कैल्शियम जो होता है वो विटामिन डी के साथ, हमने पढ़ा विटामिन रोगों के अंदर कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग होता है। यानी एक प्रकार से हमारी हड्डियां उससे कमजोर हो जाती है, एक प्रकार से उसमें घुटनों वगैरह पर एक प्रकार से जो है वो दर्द, या एक प्रकार से घुटने जो है वो पास आ जाते हैं। ये विटामिन डी यानी रिकेट्स रोग के लक्षण हमने पढ़े थे। तो कैल्शियम जो होता है वो विटामिन डी के साथ हड्डियां और दांतों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। 5 नंबर पर हम पढ़ते हैं लौह तत्व। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, अभी मैंने स्टार्ट में भी आपको कहा कि जो लौह तत्व है ये हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? आयरन जिसको हम कहते हैं, ये आयरन की कमी होने पर एक प्रकार से एनीमिया रोग हो जाता है, यानी शरीर पीला सा पड़ जाता है और शरीर में चुस्ती फुर्ती नहीं रहती है। अर्थात रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण, हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार से आवश्यक भाग होता है किसका? रक्त का। तो जो हीमोग्लोबिन है वो बनाए रखने में या बनाने में कौन सहायक है? लौह तत्व सहायक होता है। तो रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करने में कौन सहायक है? लौह तत्व सहायक है। यदि मान लीजिए हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो उस व्यक्ति में रक्त की कमी हो जाती है, और जब रक्त की कमी हो जाती है तो रक्त की कमी से अनेक प्रकार के
जो रोग विकार हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। उत्तक ऑक्सीकरण करने में सहायक होता है कौन? लौह तत्व। तो ये लौह तत्व जो है इस प्रकार से हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है, जो हमें खनिज रूप में जो है वो लेना आवश्यक है। तो ये प्राप्त किससे होता है? इसके प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो लौह तत्व के प्रमुख स्रोत कौन से होंगे ये हम पढ़े, जैसे यकृत, लीवर यानी वृक्क, किडनी, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही, गाजर, गुड़, इन सभी में किसकी मात्रा होती है? लौह तत्व की मात्रा होती है। यानी लौह तत्व इन सभी से प्राप्त होता है, जिसको हम खनिज रूप में ग्रहण करके एक प्रकार से शरीर के लिए जो है वो आवश्यक पोषण देते हैं। अब हम पढ़ें 6 नंबर पर, जैसे आयोडीन। आयोडीन जो कि महत्वपूर्ण खनिज तत्व होता है, ये बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, लेकिन इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यानी इसका जो प्रमुख स्रोत है वो साधारण नमक है। साधारण नमक से हमें क्या प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त होता है। सब्जियों में हम देखें तो बैंगन की जो सब्जी है उसमें भरपूर रूप से आयोडीन मिलती है। फलों में हम देखें तो जामुन वगैरह है, उसमें हमें क्या प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त होता है। आयोडीन के प्रमुख स्रोत हमें पूछे तो नमक, साधारण नमक, बैंगन, जामुन, इनसे हम आयोडीन प्राप्त करते हैं। और आयोडीन का कार्य क्या है? तो हम पढ़ते हैं कि हमारे गले में थायराइड ग्रंथि होती है। उस थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन संश्लेषित होता है, थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ये हमारे उपापचयी क्रियाओं को बनाए रखने में सहायक होता है, बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखने में सहायक होता है, बीएमआर को बनाए रखने में सहायक होता है। तो इस प्रकार से आयोडीन के महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर यदि मान लीजिए हमारे भोजन में आयोडीन खनिज तत्व की कमी होती है, तो आयोडीन खनिज तत्व की कमी होने से थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण कम होता है, और थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण कम होने से ये जो थायराइड ग्रंथि है ये एक प्रकार से फूलकर मोटी हो जाती है और गला एक प्रकार से सूजन के रूप में लटक जाता है, और इस रोग को हम कहते हैं गलगंड या गाइटर रोग या घेंगा रोग के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से यदि मान लीजिए हमारे भोजन में खनिज तत्व आयोडीन की पूर्ति है, तो इस प्रकार से थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण भरपूर मात्रा में होता है, और एक प्रकार से घेंगा रोग यानी गाइटर रोग से एक प्रकार से जो है हम बच सकते हैं। तो आयोडीन खनिज तत्व का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि आयोडीन का प्रमुख कार्य हमारे शरीर में क्या है, या घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, गाइटर रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होगा आपके आयोडीन की कमी से होता है। तो इस प्रकार से आप खनिज कुपोषण के बारे में बता सकते हो। एक बार रिवाइज के तौर पर हम देखें तो खनिज कुपोषण क्या है? भाई जब हमारे भोजन में जो पोषक तत्व है, 6 प्रकार के पोषक तत्वों की हम बात कर रहे थे, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, जल और खनिज लवण और विटामिन। ये जो 6 खनिज तत्व है, उन 6 पोषक तत्व है, तो इन पोषक तत्वों में जब हमारे भोजन में लगातार या लंबे समय से किसी खनिज की कमी बनी रहती है तो उससे कुपोषण हो जाता है। उस कुपोषण को हम कहते हैं खनिज कुपोषण। तो खनिज कुपोषण में हम खनिजों की बात करें तो 1 नंबर पर हमने बात की, जैसे फास्फोरस है। फास्फोरस क्या कार्य करता है? कैल्शियम से मिलकर हड्डियां और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। यानी हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का कार्य कौन कर रहा है? फास्फोरस कर रहा है। किसके साथ में? कैल्शियम से मिलकर। और अभी हमने देखा था कैल्शियम वाले में, कैल्शियम जो है विटामिन डी के साथ मिलकर हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। इसी प्रकार से हम बात करें सोडियम। सोडियम जो है हमारे शरीर में मांसपेशी का संकुचन, तंत्रिका आवेग संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, इसी प्रकार से पोटेशियम का सेम यही कार्य माना जाता है। लौह तत्व की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जो कि एक प्रकार से एनीमिया रोग हम जिसे कहते हैं। लौह तत्व के प्रमुख स्रोत माने गए हैं बाजरा, रागी, अंडे, मांस, इनसे जो है वो लौह तत्व प्राप्त होता है।
और साथ ही हमने आयोडीन की बात की। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे कि आप आगे भी इस चीज को अच्छे से समझ सको। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इन वीडियोस को आप अधिक से अधिक लाइक करोगे, देखोगे और अपने सहपाठियों के साथ में शेयर करोगे, जिससे कि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद।